नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन जंक्शन में। तो मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बैरियर नर्सिंग। तो बैरियर नर्सिंग होती क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो ये एक ऐसी आइसोलेशन टेक्निक है जिसके द्वारा नॉन इन्फेक्टेड पर्सन यानी मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ को इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से इन्फेक्शन को रोका जा सके। ठीक है, तो यानी कि डॉक्टर और जो स्टाफ नर्स होता है उसको जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके इन्फेक्शन से बचने के लिए जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बैरियर नर्सिंग बोलते हैं सर। और इन्फेक्शियस पर्सन जो क्रिटिकली इल पेशेंट होता है उसकी देखभाल करने वाले मेडिकल पर्सनल के द्वारा इन्फेक्शन को रोकने के लिए ग्लव्स, मास्क, गाउन आदि का यूज किया जाता है। हैंड हाइजीन इज सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव मेजर ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। यानी फ्रीक्वेंटली जो हैंड वॉशिंग होती है वो मोस्ट कॉमन इफेक्टिव मेजर होता है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ बैरियर नर्सिंग, यानी बैरियर नर्सिंग के क्या क्या मेथड होते हैं। सबसे पहला है एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक, आइसोलेशन, सेफ हैंडलिंग ऑफ शार्प्स, लाइन इन हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल, हैंडलिंग बायोलॉजिकल स्पिल्स, environment cleaning, risk assessment and staff health। ये इसके मेथड हैं बैरियर नर्सिंग के। अब हम पढ़ेंगे एसेप्टिक टेक्निक होती क्या है। तो एसेप्टिक टेक्निक दो प्रकार की होती है, एक मेडिकल एसेप्सिस एंड दूसरा सर्जिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैलने से रोकने के लिए क्लीन टेक्निक काम में लेते हैं जैसे हैंड वॉशिंग। सर्जिकल एसेप्सिस इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फेंकने के लिए फैलने से रोकने के लिए स्टेराइल टेक्निक काम में लेते हैं जैसे स्टेरिलाइजेशन। आइसोलेशन क्या होता है, सबसे पहले होता है रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। तो रेस्पिरेटरी आइसोलेशन यह पैथोजेनिक एजेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकने के लिए काम में लिया जाता है। इट इज यूज फॉर डिजीज दैट आर स्प्रेड थ्रू पार्टिकल्स दैट आर एक्सहेल्ड, यानी जो एक्सहेल करते हैं, जो एयर हम बाहर निकालते हैं उसके द्वारा जो पार्टिकल स्प्रेड होते हैं उससे रोकने के लिए ये रेस्पिरेटरी आइसोलेशन टेक्निक काम में लेते हैं। अब ये कितने प्रकार की होती है, टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले एयरबोर्न इन्फेक्शन। यह टेक्निक 5 माइक्रोमीटर से कम साइज वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डस्ट पार्टिकल से जुड़े रहते हैं उनके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए एयरबोर्न आइसोलेशन करते हैं जैसे मीजल्स, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एंड वेरिसेला। प्रिकॉशंस क्या करते हैं, पेशेंट को नेगेटिव एयर फ्लो रूम या प्राइवेट डोर क्लोज रूम में रखा जाता है। प्रोटेक्शन फॉर एचसीपीज, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज करते हैं और क्या करते हैं, पीपीई किट यूज करते हैं और N95 मास्क यूज करते हैं। ड्रॉपलेट आइसोलेशन क्या होता है, यह टेक्निक 5 माइक्रोमीटर से अधिक साइज वाले ऑर्गेनिज्म जो पेशेंट को कफ, स्नीज व स्पिट से निकलते हैं उसको ट्रांसमिशन को रोकने के लिए काम में लिया जाता है, उसको ड्रॉपलेट आइसोलेशन बोलते हैं। उसके बाद में जो ड्रॉपलेट आइसोलेशन, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, यह इन्फेक्शन हवा के द्वारा 3 फीट या 1 मीटर तक फैल सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और न्यूमोनिया, मम्प्स और कोरोना, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं। अब प्रोटेक्शन क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज करते हैं, यूज पीपीई किट एंड N95 मास्क यूज करते हैं और पेशेंट से कम 3 फीट की दूरी बनाए रखते हैं। एंट्रिक आइसोलेशन, एंट्रिक आइसोलेशन रिक्वायर्ड ए पैथोजन ट्रांसमिट थ्रू फीसेस, यानी फीसेस के थ्रू अगर कोई ट्रांसमिशन फैलता है तो उसको हम एंट्रिक आइसोलेशन करते हैं उसका। इसके लिए एचसीपी को ग्लव्स व गाउन का यूज करना चाहिए, वह सॉइल्ड आर्टिकल एवं लाइनेन को डिसइंफेक्ट करना चाहिए। स्किन और वाउंड का आइसोलेशन क्या होता है, स्किन और वाउंड आइसोलेशन की आवश्यकता उस केस में होती है जब पैथोजन किसी इन्फेक्टेड वाउंड या कंटामिनेटेड आर्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता हो। यूज ग्लव्स, गाउन एंड पार्टिकल ऑफ हैंड वॉशिंग, बर्न
एंड गैस गैंग्रीन वाले वाउंड केस में स्ट्रिक्ट आइसोलेशन टेक्निक काम में लेते हैं। अब ब्लड आइसोलेशन क्या होता है? ब्लड आइसोलेशन रिक्वायर्ड होता है इफ पैथोजन ट्रांसमिट बाय ब्लड। अगर ब्लड से कोई ट्रांसमिशन फैलता है तो ब्लड आइसोलेशन की जरूरत होती है। जैसे एड्स और हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट में इस प्रकार का आइसोलेशन किया जाता है। अब सेफर हैंडलिंग ऑफ शार्प्स, ये क्या होता है? करेक्ट डिस्पोजल ऑफ अप्रोप्रिएट कंटेनर, यानी कि जो डिस्पोजेबल जो कंटेनर होते हैं उसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। और लाइनिन हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, जो लाइनिन होती है, चादरें होती हैं, उनको बेड मेकिंग अच्छे से होना चाहिए। लाइनिन चेंजिंग टेक्निक का पालन करना चाहिए। वेस्ट डिस्पोजल क्लिनिक वेस्ट एंड हाई कंटामिनेटेड वेस्ट को अप्रोप्रिएट डिस्पोजल करना चाहिए। बॉडी फ्लूइड, ह्यूमन टिश्यू जो होते हैं उनका अप्रोप्रिएट डिस्पोजल होना चाहिए। हैंडलिंग बायोलॉजिकल वेस्ट, कवर एरिया विद हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन फॉर सेवरल मिनट, यानी उनको कुछ देर के लिए हाइपोक्लोराइड जो सॉल्यूशन होता है उसमें डालना चाहिए। एनवायरनमेंट क्लीनिंग के लिए क्या करें? हाई टच्ड साइट को रेगुलरली क्लीन व डिसइंफेक्ट करना चाहिए। हाई टच्ड साइट जैसे होती है बेड साइड ड्रिल्स, बीपी, कफ, बेड साइड टेबल एंड टॉयलेट्स, इनका अच्छे से क्लीनिंग होनी चाहिए। रिस्क असेसमेंट, नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, रूटीन केयर होनी चाहिए। लो एंड मॉडरेट रिस्क इन्फेक्शन में क्या करना चाहिए? हमेशा ग्लव्स और मास्क पहनने चाहिए। और हाई रिस्क जो इन्फेक्शन होता है उसके अंदर पीपी किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहिए। स्टाफ हेल्थ के लिए, हेल्थ केयर स्टाफ में इन्फेक्शन एक्वायर्ड व ट्रांसमिशन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो पेशेंट के डायरेक्ट टच में आते हैं। तो स्टाफ को इन्फेक्शन से बचाने के लिए उनका इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए और किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को इंसिडेंट को रिपोर्ट करना चाहिए। मेंटेन सेल्फ हाइजीन लाइक हैंड वॉशिंग, ओरल हाइजीन एंड नेल केयर, ये प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।